कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि अक्टूबर के महीने में कोविड के बाद से सबसे ज्यादा एफआईएस की बिकवाली हुई है। यानी कोविड क्रैश में जितने शेयर्स बेचे गए थे बाय एफआईएस, उसके बाद अक्टूबर में एफआईएस ने सबसे ज्यादा शेयर्स बेचे हैं। यानी अक्टूबर महीने में सेकंड हाईएस्ट सेलिंग हुआ था बाय एफआईएस। लेकिन अभी वो डेटा ऑफिशियली चेंज हो चुका है और अभी अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के महीने में यानी अब तक एफआईएस ने अराउंड 80,217 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स को एफआईएस ने हमारे मार्केट में बेच दिया है। और 2022 के पहले हाफ ऑफ द ईयर में भी एक बहुत बड़ा सेलिंग हुआ था और ये सेलिंग उससे भी बड़ा है। और कोविड के टाइम में जो सेलिंग हुआ था वो था अराउंड 65,816 करोड़ का। और अक्टूबर महीने में यानी इस महीने में जो एफआईएस ने शेयर्स बेचा है वो ऑफिशियली अभी लास्ट 4.5 इयर्स में हाईएस्ट सेलिंग बन चुका है। एंड ऑफ कोर्स इसके रीजंस हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया था। चाइनीज स्टॉक्स में जो रैली हुआ था, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है और हमारे जो डोमेस्टिक इक्विटीज है या हमारे जो मार्केट है वो रिलेटिवली थोड़ा कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। एंड ऑफ कोर्स अभी ये जो एफआईएस का इतना बहुत बड़ा सेलिंग हो रहा है, इसका एक और नया रीजन अभी मार्केट में डिस्कस किया जा रहा है। उस रीजन को भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अभी आने वाले मंडे से जो वीक शुरू होगा, जो हफ्ता शुरू होगा, वो मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह आने वाला हफ्ता मार्केट के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है, उसको समझाने के लिए मुझे आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना पड़ेगा। और चार्ट के ऊपर अभी जो क्रिटिकल ट्रिगर है वो क्या है, उसको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो स्प्रेड अर्निंग्स को लेके हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में लिंक क्या है और इन दोनों के ऊपर अभी डिस्कशन क्यों चल रहा है, उसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक देश में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका टोटल वैल्यू होता है। यानी जो भी रिलायंस प्रोडक्शन करता है, जो भी बजाज ऑटो प्रोडक्शन करता है, जो भी डीमार्ट में सामान बिकते हैं, जो आईटी कंपनी सर्विसेज देते हैं, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका टोटल वैल्यू हमारा जीडीपी इंडिकेट करता है। और जीडीपी जो होता है वो किसी भी देश के इकोनॉमिक हेल्थ का एक की इंडिकेटर होता है। और जीडीपी जो है वो एक तरीके से उस देश में जो कंपनीज काम करते हैं उनका आउटपुट भी एक तरीके से वो मेजर करता है। यानी अगर जीडीपी अच्छा है तो उसका मतलब ये भी हुआ कि उस देश में जो कंपनीज काम करते हैं उनका आउटपुट भी हेल्दी है। क्योंकि अगर उस देश में जो काम करने वाले कंपनीज है, अगर उन्हें अच्छा प्रॉफिट होगा, उनका प्रोडक्शन अच्छा बढ़ेगा, तो उस देश का भी जीडीपी बढ़ेगा। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कंपनीज को अगर नुकसान हो रहा है, कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि वहां पर सामानों की बिकवाली कम हो रही है, जिसकी वजह से जीडीपी भी कम आना चाहिए। लेकिन अभी यहां पर एक यूनिक सिचुएशन है, क्योंकि अभी आरबीआई के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो जीडीपी है वो 7.2% ग्रो होना चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। लेकिन अभी इतना हाई जीडीपी फोरकास्ट होने के बाद भी ये जो ग्रोथ है वो इंडियन कॉर्पोरेट्स में नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया इंक का जो प्रॉफिट है वो Q1 में 3% श्रिंक हुआ है और ये भी बोला जाता है कि ये कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद से वर्स्ट क्वार्टर है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि जीडीपी डेटा तो अच्छा है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट जो है, जो बड़े बड़े कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स है, वहां पर ये कंपनीज ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो का क्वार्टरली रिजल्ट्स आया था, जिससे मार्केट खुश नहीं था और ये कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि लास्ट 5 डेज में स्टॉक का जो प्राइस है वो मोर देन 16% नीचे चला जाता है। और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और मेजर कंपनी है और इसके रिजल्ट्स भी वीक बोले जाते हैं। और सितंबर 27 से लेकर अब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी मोर देन 10% का गिरावट हुआ है। और उसके बाद अगर आप एक और मेजर कंपनी का एग्जांपल देखेंगे तो डीमार्ट एक एग्जांपल हो सकता है। और इस कंपनी के भी जो Q2 रिजल्ट्स के ग्रोथ थे उसने मार्केट को डिसअपॉइंट किया था और इस कंपनी के भी शेयर में लास्ट एक महीने में मोर देन 25% का गिरावट हो चुका है। रिसेंटली जो यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट को कट किया था, उसको फॉलो करके इंडिया का जो आरबीआई है वो भी इंटरेस्ट रेट कट करेगा। ऐसा बड़े इन्वेस्टर्स एंटिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इकोनॉमी में स्पेंडिंग ज्यादा होगा, अगर स्पेंडिंग ज्यादा होगा तो कॉर्पोरेट्स के जो अर्निंग्स है वहां पर ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक रीसेंट स्टेटमेंट में हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने ये बताया है कि अभी रेट कट करना जो होगा वो प्री मैच्योर होगा और वो इस स्टेज पे रिस्की हो सकता है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जिसकी वजह से अभी ये जो इन्वेस्टर्स होप लेके बैठे थे कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसकी वजह से ग्रोथ आएगा, कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ने से स्टॉक मार्केट जो है उसके ऊपर पॉजिटिवली एक्ट करेगा, वो जो होप है अभी के लिए यानी टेम्पररीली वो शैटर हो चुका है। तो अभी इसके बाद एक ऑटोमेटिक सा सवाल ये आएगा कि अगर अभी आरबीआई को ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट कट करना अभी के लिए प्री मैच्योर है और रिस्की है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कब कट कर सकता है? तो अभी आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को वॉच कर रहा है और वो ये वेट कर रहा है कि महंगाई अराउंड 4% के आसपास सेटल हो जाए, जिसके बाद से वो इंटरेस्ट रेट कट को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। और अभी अगर आप हमारा रीसेंट इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे तो सितंबर महीने में हमारा जो इन्फ्लेशन था या महंगाई था वो 5.49% था। और आप देख सकते हैं जुलाई अगस्त में कम हुआ था, लेकिन सडनली ये सितंबर में फिर से बढ़ गया। और अभी इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आरबीआई ने अभी जो कदम लिया है या आरबीआई ने जो ये बोला है कि वो इन्फ्लेशन को वॉच करेंगे
और बाद में इंटरेस्ट रेट कट करना है या नहीं करना है उसको कंसिडरेशन में लेंगे। आई थिंक दैट इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा तो महंगाई जो है या इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। और इसलिए उन्होंने बोला है कि अभी के टाइम में इंटरेस्ट रेट कट करना जो है वो रिस्की है। और उसके बाद अगर आप हमारा फूड इन्फ्लेशन देखेंगे, यानी जो खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें अगर आप महंगाई देखेंगे तो वो अराउंड 9.24% है। यानी अभी जितना रिटर्न फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलता है या कई सारे लोगों को अपने जॉब में भी इतना एनुअल हाइक नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा आज के टाइम में खाने पीने का जो सामान है उनका इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ रहा है। और ऐसे टाइम पे आप इमेजिन करके देखिए, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है, स्पेंडिंग ज्यादा होता है, सप्लाई के बदले डिमांड अगर ज्यादा होता है, तो यू कैन इमेजिन महंगाई और कितना ऊपर जा सकता है या इन्फ्लेशन और कितना बढ़ सकता है। तो इसलिए आज के टाइम में हमें भी महंगाई वॉच करना होगा, आरबीआई भी महंगाई वॉच कर रहा है। और जब ये महंगाई अराउंड 4% के आसपास सेटल हो जाएगा, जो सितंबर महीने में 5.49% है, तब आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करना है या नहीं करना है उसको कंसिडरेशन में ले सकता है। बट फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है ये इन्वेस्टर्स को एक झटका है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट उसके ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, वो अभी बैक स्टेज पे आ गया है एंड इट कुड बी अ सेटबैक फॉर द इन्वेस्टर्स। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट है वो भी थोड़ा सा हर्ट होता नजर आ रहा है। और ये आपने रिसेंट आईपीओ में भी देखा होगा, बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट किया। लिस्ट होने के बाद बढ़ चढ़ के ऐसे खरीदारी हुआ कि जैसे मानो कल ये शेयर्स मिलेंगे ही नहीं, लेकिन आज के टाइम में देखिए स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया है। और वैसे ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी ऐसा ही हुआ था, एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन बजाज फाइनेंस आल्सो राइट नाउ। लेकिन हाँ, अभी जो रिसेंटली Hyundai आईपीओ में हुआ, दैट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इस बार रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो आईपीओ के हाइप में नहीं फंसे और रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे मान लो कि ये कोई घिसा पिटा बॉलीवुड पिक्चर का रीमेक हो। और इससे हमें यह भी समझ आता है कि आज के टाइम में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी होशियार हो चुके हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में ग्रोथ कितना हो रहा है और उसके बेसिस पे भी वो भी ये डिसाइड कर रहे हैं कि कहां पर वो अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जो दूध का जला है वो छाछ को भी फूक फूक के पीते हैं। और इसलिए अभी ओला और बजाज ने जो जलाया है उसकी वजह से Hyundai को रिटेल इन्वेस्टर्स ने फूक मार मार के पूरी तरीके से साइड में कर दिया। यानी सिंपल वर्ड्स में अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ये समझ आ गया है कि अगर अर्निंग्स नहीं है तो मूवमेंट भी नहीं होगा। तो अभी इसके बाद हमारा जो मार्केट है उसको टेक्निकल लेवल्स पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो निफ्टी अभी एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है। और ये अभी आप निफ्टी का जो चार्ट देख रहे हैं, इसको हमने कुछ टाइम पहले जो वीडियो बनाया था वहां पर भी हमने डिस्कस किया था और उस टाइम निफ्टी ने अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया था, ये सपोर्ट के ऊपर ही था। और यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पर देखिए दो इंक्लाइंड लाइन है। जो रेड कलर का लाइन है वो इसका रेजिस्टेंस है और उसको हम रेजिस्टेंस इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि ये इस लाइन को टच करके इससे ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि यहाँ से रिवर्स होकर नीचे आ रहा है। और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का लाइन है ये इसका सपोर्ट है और हम इसको सपोर्ट इसीलिए बुला रहे हैं कि जब भी प्राइस गिर रहा है, जब भी निफ्टी गिर रहा है, जब भी मार्केट गिर रहा है, तो वो इस लेवल को टच करके इससे नीचे नहीं जा रहा है बल्कि यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा रहा है। और इस चार्ट में ये जो दोनों वेजेस है ये एक्सपैंड हो रहे हैं, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ऊपर ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है और सपोर्ट भी पहले के कंपैरिजन में ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो निफ्टी जो है वो इसी दो जोन के बीच में ही ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी कल के मार्केट में क्या होता है, निफ्टी जो है वो इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है और जब भी सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद क्या होता है, जो अभी ये ग्रीन लाइन सपोर्ट का काम कर रहा है अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी निफ्टी यहां से अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये जो ग्रीन कलर का लाइन है अभी ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। और इसीलिए मंडे से जो मार्केट शुरू होगा वो हफ्ता निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा। और ये क्रिटिकल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कल का जो मार्केट है वो नीचे खुला था लेकिन बाद में यानी मार्केट क्लोज होते होते मार्केट में रिकवरी भी हो गया था। और इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे जो नेक्स्ट हफ्ता है वो निफ्टी के लिए इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स क्लोजली ये मॉनिटर करेंगे कि निफ्टी जो है वो ये जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी बाय एंड ऑफ द डे दिखाया था उसको वो मंडे को भी जारी रखता है या नहीं रखता है। और ये जो सपोर्ट लाइन के नीचे जो ये क्लोज हुआ है, क्या ये फिर से सपोर्ट लाइन के ऊपर आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर निफ्टी फिर से रिकवर हो जाता है और ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर चला जाता है तब तो टेक्निकल लेवल पे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है मार्केट को। लेकिन अगर निफ्टी ये जो ग्रीन कलर का लाइन है इससे नीचे ही क्लोज होता है और इससे नीचे ही ट्रेड करने लगता है तब टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग ये अगले सपोर्ट की तरफ नीचे जा सकता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट हफ्ते का जो मार्केट है स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फॉर द इन्वेस्टर्स व्हिच आई एम प्रीटी श्योर दे विल बी वाचिंग वेरी क्लोजली। तो अभी अगर आप फंडामेंटल लेवल पे डिस्कस करेंगे तो मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या होंगे। ऑफ कोर्स अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, तो अभी जो नेक्स्ट हफ्ते जो निफ्टी 50 के कंपनीज का रिजल्ट्स आएगा, उन कंपनीज का रिजल्ट्स अगर मान लीजिए बहुत अच्छा होगा, उसकी वजह से अगर वो ऊपर जाएंगे तो वो मार्केट को भी थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर वो डीमार्ट, रिलायंस, बजाज ऑटो की तरह एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते तो वो गिरने के
चांसेस रखते हैं अगर वो गिरते हैं तो वो निफ्टी को भी साथ में नीचे ड्रैग कर सकते हैं। तो अभी जो अपकमिंग कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स है, इफ आई कम अक्रॉस देम तो मैं उसको इमीडिएटली टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, जहां से आप उन रिजल्ट्स को रेफर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगले हफ्ते जो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसको मैं वीडियो और पोस्ट दोनों में लर्निंग कम्युनिटी में रेगुलरली पोस्ट कर दूंगा।